आज संघ ने जो है संगनमामी सर जी, संगनमामी। संगनमामी सर, सभी को संगनमामी। आज जो है समन संघ ने मुझे कॉन्सेप्ट के लिए चुना है, तो समन संघ का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप सभी लोगों का जो कि मेरे को सुनने के लिए मतलब मैं समन संघ की बात रख पाऊँ अपने माध्यम से, उसके लिए धन्यवाद। तो एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ नई तरह की चीज़ें कोशिश करता हूँ, जिससे कि हम लोग को जानकारी मिले और हम अपने सिस्टम की गहराइयों को जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों रीजन है, क्यों, कहाँ, कैसे। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें हमें रिसर्च करने में पता लगती है। तो जैसे हम बोलते हैं रिसर्च करने में पता लगती है, तो रिसर्च जो है ये एक समणों का गुण होता है। समण जो है अगर कहीं आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, चाहे तो मैगस्थनीज की इंडिका बुक हो या फिर जितने भी बुद्धिस्ट बहुत सारे बुक्स हैं जो कि अभी तो मिल जाएंगे कहीं, इंग्लिश में ही मिल जाएंगे और आपको अलग अलग कंट्रीज में भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि दो ही तरह की विचारधाराएं विश्व में प्रमुख तौर पर रही हैं। एक तो जो है समण विचारधारा, एक है वमन विचारधारा। तो जो समण विचारधारा है ये एक्चुअली मूल विचारधारा है। समण विचारधारा का मतलब है जो सत्य की खोज करते हैं, जो समता की खोज करते हैं और बंधुत्व की बात करते हैं, वो एक समण विचारधारा है। और ये जैसे कि अभी एक सर भी थे, पूछ रहे थे समण वमन, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये कहीं से अचानक आ गया है कि ये अचानक दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली अगर आप पुरानी बुक्स को पढ़ेंगे, उठाकर देखेंगे और अलग अलग तरह के फिलोसफर्स को भी स्टडी करेंगे, तो आपको क्लियर कट मिलेगा कि जो लोग सत्य की खोज करते हैं वो अपने आप को समण बोलते थे। और अलग अलग कंट्रीज में जैसे देखा जाए, जापान में देखा है, तो मैंने बहुत सारे कुछ लिटरेचर्स में पढ़ा कि वो अपने साइन के साथ साथ सिग्नेचर जहाँ करते हैं उसके नीचे लिखते थे समन ऑफ जापान, तो जापान का समन। ऐसे चाइना के भी लिखते थे लोग। तो ये क्लियर कट चीजें लिखी जाती थी। जो लोग सत्य की खोज में इंटरेस्ट रहते थे, जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर लगा लेते हैं ना आगे, तो ऐसे जो सत्य की खोज करते हैं और जो समानता की बात करते हैं, वो अपने आगे समन बोलते थे खुद को। तो ये वहां से आया हुआ चीज है और तमाम लिटरेचर्स में है, इसकी जानकारी है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है कि शुरू में टाइम लग जाए समन वमन के डिफरेंस में आने में, समझने में। तो थोड़ा सा लगातार जो जुड़ते रहेंगे उनको आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं था कि मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी थी, इस पर रिसर्च मैंने भी मतलब कुछ साल पहले शुरू करी जब मैं ज्वाइन किया था। लेकिन बेसिक नेचर जो है स्टडी का और उसका मेरा बहुत रहा है, तो इसकी वजह से मुझे मतलब एक थ्योरी टाइप से मुझे पता चलता रहा होता है। सॉरी अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम तो सर, वॉइस ठीक है क्या? अच्छा अभी ठीक। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 150 करोड़ का अगर हिंदुस्तान देखा जाए, तो उसमें से 130 करोड़ जो है अगर देखा जाए तो समण है। तो हम लोग जैसे 85% की बात करें या 15% की जब बात करते हैं, सर कुछ अनाउंस हो रहा है क्या वॉइस में? शिशिर कुमार बावरी सर का माइक म्यूट पर माइक खुला हुआ है, वजह से हो रहा है। अच्छा। तो एक्चुअली जो मेरा जो पॉइंट है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे संख्या बल की जब बात करते हैं हम लोग, तो 85% की बात करते हैं, 15% की बात करते हैं। जैसे कांसीराम जी हैं, उन्होंने भी बात करी 85 और 15 की बात की। तो इसके प्रति ना, इसके लिए एक केस स्टडी भी है। एक केस स्टडी है रवांडा की। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने उसकी स्टडी को समझा हो, पढ़ा हो कभी। तो उस केस स्टडी में मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि होता क्या है कि वहाँ पे 18 क्लेन है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो 18 प्रजातियों के लोग थे, लेकिन सभी दो तरह के प्रजातियों में बट गए। जैसे कि बेल्जियम गवर्नमेंट थी, 46 ईयर्स उन्होंने राज किया। तो उन्होंने उस देश में क्या किया कि लोगों को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक तो उन्होंने हुतू समुदाय बना दिया, एक तुत्सी समुदाय बना दिया। तो जो तुत्सी वाले लोग थे और ये हुतू थे, ये आपस में, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है और बहुत सारे तरीके से लोग डिवाइडेड हैं, वहाँ पर एक्चुअली ऐसा कुछ डिवीजन नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। आपस में शादी संबंध भी होते थे हुतू और तुत्सी के बीच में, और उनका धर्म भी एक था, लैंग्वेज भी, जो भाषा बोली होती है वो भी एक थी। उसके बाद भी क्या हुआ कि बेल्जियम सरकार ने सोचा कि अगर हम इनको एज इट इज छोड़ दें तो ये मिल जाएंगे और मिलने के बाद जो है अपनी अकल बढ़ाएंगे और फिर हमारे लिए समस्या पैदा करेंगे। तो जो राजनीति का मेन मुद्दा होता है वो ये होता है किसी तरह से डिवाइड किया जाए, लोगों को बांटा जाए। बांटने के बाद जैसे बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बांटने की कोशिश करी। जब उनको बांटा तो उन्होंने कुछ को हुतू बना दिया और कुछ को तुत्सी बना दिया। तो क्या करा, तुत्सी लोग उन्होंने सोचा 15% जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया और हुतू को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। जबकि उनमें आपस में शादियां भी होती थी, सब कुछ ठीक था। अब उन्होंने सोचा कि पैरामीटर क्या बनाए जाएं जिससे डिवाइड हो पाए, अलग अलग हो पाए। तो पैरामीटर के नाम पर उन्होंने क्या किया कि नोज का जो है, नाक का साइज उन्होंने चेक किया, माउथ का चेक किया, और उन्होंने क्या पैरामीटर रखा, जिसके पास 10 गाय हों, 10 गाय से ज्यादा हों वो ऊंचे हो गए, और 10 गाय से जो जिनके पास नीचे वो नीचे हो गए, 10 गाय से कम जो है जिन लोगों के पास। इस तरह से उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फोटो वाले आईडी कार्ड जनरेट किए, फोटो वाले।
तो फोटो लग गया तो लोगों के बीच में आपस में क्या हो गया, एक बड़ा सा डिवीजन तैयार हो गया। कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मानने लगे, कुछ लोग अपने आप को नीचा मानने लगे जो गरीब थे। लेकिन गरीबों की संख्या वहां 85% हो गई और जो अमीर थे वो 15% हो गए। फिर क्या हुआ, समय चलता गया, गुजरता गया। बेल्जियम गवर्नमेंट ने, बेल्जियम से पहले फ्रांसीसी आए थे, फ्रेंच ने भी, उन लोगों ने भी राज किया वहां पर। फिर बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ 46 ईयर तक राज करने के बाद अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। 1961 के आसपास की बात है, उनको जाना पड़ा। अच्छा, जब उनको पता लगा कि उनकी पकड़ कमजोर हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या था कि जो वहाँ पे हुतू लोग थे, जो इकोनॉमिकली गरीब थे, है ना, जिनके पास 10 गाय से कम थी और जिनको आइडेंटिटी मिल गई कि चलो तुम नीचे हो, उन लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होना शुरू किया। अब उनकी संख्या 85% थी, अब उन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया। अब इकट्ठे होते होते क्या हुआ कि उनके तमाम छोटे छोटे संघ बन गए, बड़े बड़े संघ भी बने। उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने रखा कि हम जो है पॉलिटिक्स में नहीं एंटर करेंगे, अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, वो एज ए संघ जैसे होता है, तो राजनीति में नहीं जाएंगे। जैसे हम भी समर संघ में बताते हैं कि हम समर संघ राजनीति में नहीं जाएगा। चलो इसके बारे में एक छोटी चीज और बताता हूँ। जैसे कांसीराम जी ने बताया था कि अगर हमें, हमारे यहाँ एट्रोसिटी होती है, सब कुछ होता है, अगर ओबीसी, SC, ST और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज पर अगर एट्रोसिटी होती है तो इसके लिए सत्ता किसके हाथ में है? सत्ता आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अच्छा, सत्ता अगर अपने हाथ में लेनी है तो मतलब है राजनीति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और राजनीति में तो संघ जाएगा नहीं। तो हुआ ये कि ये तो विरोधाभास वाली बात हो गई। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे और दूसरी तरफ बोलते हैं कि बिना उसके काम भी नहीं चलेगा। तो बात तो दोनों ही सच है, लेकिन होता क्या है कि अगर समाज एकजुट ना हो अंदर से और राजनीति तैयार हो जाए तो वो राजनीति बिल्कुल बेकार होती है और वो बहुत कमजोर होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता और वो अल्टीमेटली गिर जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे SC, ST, OBC के बहुत सारे MLA MP चुन के जाते हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है, बहुत है, सैकड़ों में हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ उनमें दम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो समाज के सिस्टम से आए नहीं है, एक्चुअली वो एकजुट समाज के सिस्टम से नहीं आए हैं, वो कम्पीट करते हुए आए हैं। मतलब जैसे रिजर्व सीट होती है MLA MP की, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्टी वाले उसी रिजर्व कैंडिडेट को वहीं कहीं खड़ा कर देते हैं। SC का होगा, OBC का होगा, जिसका भी होगा, या माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम का, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का। क्या करते हैं कि फिर वो उनको ही बांट देता है वो सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है? इस कहने का मतलब ये है कि जो समाज है अंदर से, अगर वो एकजुट और मजबूत नहीं होगा तो आप राजनीति कैसे भी खड़ी कर लो, वो चलेगी नहीं। तो इसका जो अर्थ ये निकलता है कि एकजुट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि समाज की संख्या 85 हो या 90 हो, अगर वो एकजुट नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा। अगर 10% भी 15% भी एकजुट है तो चाहे वो बेवकूफी क्यों ना हो, वो रिजल्ट ले आएंगे। ये एक सॉलिड और समझने वाली बात है। इसी चीज के लिए जैसे बाबा साहब हैं, उन्होंने क्या बोला कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब पढ़ो, इकट्ठा रहो, ऑर्गेनाइज करो, अपने आप को इकट्ठा रहने की कोशिश करो। संघर्ष की बात है, संघर्ष कैसे करता है? जब आदमी के अंदर बुद्धि नहीं होगी तो संघर्ष की सोचेगा ही नहीं। आदमी अगर पिंजड़े के अंदर बंद है कोई, और अगर उसको ये पता ही नहीं कि वो गुलाम है, तो एजुकेशन उसको पिंजड़े के बारे में जानकारी देगी कि तुम गुलाम हो। जब समझ लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि हम गुलाम हैं। अभी कैसे पता चलेगा? चलो इसी को मैं बताता हूँ। पिछले 5000 साल से कूड़ा उठाने वाले, अच्छा आप अगर सोचिए कि 2 ग्रुपों में लड़ाई हो जाए, एक ग्रुप हार जाए, तो हारे हुए ग्रुप से वो क्या करवाएगा? झाड़ू पोछा करवाएगा, लेटरिन साफ करवाएगा। तो आज के टाइम में भी जो दलित वर्ग है या OBC समाज है, जिसके हाथ में सिस्टम ही नहीं है, जिसके हाथ में, वो क्या कर रहा है? वो आज भी सिस्टम को हाथ में नहीं ले पा रहा है। ना तो वो न्यायालय में है, ना मीडिया में है, ना एजुकेशन में है। हाँ, कुछ लोग पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे, लोग पहुंचे हैं, बट सिस्टम उनके हाथ में नहीं है। जस्ट वो एक सिंबल के तौर पर पहुंचे हैं, जैसे प्रेसिडेंट बन जाते हैं या फिर कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, तो सिंबल के तौर पर बन जाते हैं, लेकिन वो समन समाज का और उसका जो है उसका पोषण नहीं करते, उनके फायदे का नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये 3 जो है मंत्र जो दिए गए थे, अगर इन तीनों मंत्रों को रोज सुना जाए, समझा जाए या चैंट किया जाए एक तरह से, तो लोगों को पता लगेगा कि हमें एजुकेट होना है। एजुकेट होने से हमें क्या होगा कि जो पिंजड़ा है उसको समझ में आ जाएगी कि हम अभी भी गुलाम हैं, हम आज भी पिंजड़े के अंदर। अगर हम एजिटेट करेंगे, है ना, तब हमें ये लगेगा कि हाँ, हम पिंजड़ा तोड़ सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज होना ही होना पड़ेगा। तो ये जो लोग बता के गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को एक्वायर कैसे किया उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि हम एज ए ह्यूमन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, और अगर एक सोच बन जाए तो हम हो सकता है चीज़ें पलट दें, बट अल्टीमेटली वो सोच बनना इंपॉर्टेंट है। मतलब सोच एक बहुत पावरफुल चीज़ है। केवल भीड़ से अगर आप सोचोगे कि आप उन्नत हो जाओगे और पावरफुल हो जाओगे और बहुत कुछ सिस्टम को हाथ में ले लोगे, तो वो नहीं हो पाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। भारत की जनसंख्या कितनी है? बहुत है ना, अमेरिका की तो नहीं है।
फिर भी आज अमेरिका राज कर रहा है पूरी दुनिया पे। वो जो चाहता है मनमानी तरीके से बता पाता है, बात कर पाता है, और वहाँ की जनसंख्या उतनी नहीं है। लेकिन वो जितनी भी जनसंख्या है वो अपने खुद के भले के लिए इकट्ठी है। तो इकट्ठा होना एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। और इकट्ठा होने में भी वो क्या करते हैं, अकल को जो है, अकल को इकट्ठा करते हैं। वो क्या करते हैं, वर्ल्ड में जहाँ कोई PhD वाला होता है या जो भी बहुत पावरफुल होता है, जैसे हमारे IIT या IIM के जो लोग होते हैं, वो लोग सीधे US चले जाते हैं। ये बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो देते हैं, लेकिन वो बाद में वो लोग इधर उधर मूव करके US पहुंच जाते हैं। वहाँ नासा में पता लगा इंडियंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा सेंटर्स वहाँ पर इंडियंस हैं, तो वो उनके लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अकल को आने देने के लिए उन्होंने रास्ता पूरी तरह से ओपन रखा है जो अमेरिकन हैं। तो इसका मतलब वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं, वो पब्लिक इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, वो अकल इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब हमारे पास अकल इकट्ठा हो जाती है तो दुनिया पलटने की ताकत आ जाती है। बाबा साहब जो थे, उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतनी सारी अलग अलग PhD करी, अलग अलग डायरेक्शन में बुकें लिख कर गए। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने खुद अपने अंदर ही इतनी अकल, हजारों लोगों की अकल अपने अंदर डाली, तो वो डेफिनेटली एक तरह से अकल वहां पर इकट्ठी हो गई। तो जहां जहां अकल इकट्ठी हो जाती है वहां ताकत बहुत बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद अगर उन्होंने मनुस्मृति को जला भी दिया तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके ऊपर केस कर दे। तो ये है अकल को इकट्ठा होने का जो है, ये बहुत बड़ा वो है, एक तरह से वरदान जैसा है। तो हम जैसे समण संघ में यहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं, भले हम 100 लोग हों, 200 हों, 500 हों, इस टाइम पर, या जब भी मिलते हैं 2000 लोग मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, तो हम क्या चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है वो अकल का इकट्ठा होना। क्योंकि जब तक अकल इकट्ठी नहीं होगी तब तक कोई भी आके फूट डाल सकता है। तो वो चीज, वो जानकारी होना, और दूसरे लोग जो मंत्र दे ही गए हमें उसको भी ना फॉलो करना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वमनों का जो संघ है वो बहुत अपने आप में पावरफुल हो गया है। ठीक है, वो पावरफुल है, अपने आप में मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी बुद्धि बहुत तेज है, नहीं, वो भी नहीं है। बट ये है कि उनको जितने भी हैं, नंबर 1 तो वो एकजुट हैं, और दूसरा इसमें सबसे बड़ी नाकामी है समणों का इकट्ठा ना होना। अब समण चाहे कितने भी हों, चाहे 85% का लो, 99 समण बन जाए, वो सबके सब इकट्ठा ना हो, 1% भी एकजुट हो, तो वो अपने आप एकजुट ही राज करेगा। ये मतलब प्रॉपर सही मतलब चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है। तो कमिंग बैक टू द मेन जो स्टोरी मैं बता रहा था, तो जो हुतू लोग थे, जो नीचे लोग थे वहां पर, उन लोगों ने अपनी अकल इकट्ठा करना शुरू किया। अब इतनी अकल इकट्ठी होगी और उन्हें पता लगा कि हमारी तो संख्या ही ज्यादा है। तो जब बेल्जियम सरकार आजादी दे रही थी उस टाइम पे, वो खुद ही जो तुत्सी लोग थे उनके बजाय हुतू लोगों की तरफ हो गई। जो 85% लोग थे जो इकट्ठा होना शुरू हो गए, उनकी तरफ हो गई। अब जो है 15% की हालत हो गई खराब। अब होना क्या था कि आग तो लग चुकी थी, क्योंकि बहुत सालों से नफरत के बीज डाल दिए गए थे, और सरकार जो बेल्जियम वो जाने वाली थी वहां से, अपने आप को हटाने वाली थी, क्योंकि हुतू लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि सरकार पलट गई और 85% लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना चलाना। अब 85% लोगों की सरकार बन गई, उनके राष्ट्रपति बन गए, उन्होंने सिस्टम हाथ में ले लिया और उनको इजी भी पड़ा। हम लोग एक्चुअली क्यों है यहाँ पर समण समाज बहुत ज्यादा बटा हुआ है जातियों में, और उसमें इसीलिए संघ जो हम लोग जातिवाद को अप्रूव नहीं करते हैं ना। हमारे नियमों में भी यही है, जातिवाद बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो है, हमने जब सोचा, इन सब चीजों को हमने गौर किया, देखा, तब जो है एक तो ये क्लियर कट आ गया कि हम इकट्ठा भले हो जाएं, लेकिन अगर हमने इकट्ठा अकल नहीं करी अपनी एक साथ, तो हम हमेशा कमजोर रहेंगे, क्योंकि उसको कोई भी बार बार डिवाइड करके चला जाएगा, उसे विभक्त कर देगा, है ना, तोड़ देगा। तो बाद में जब हुतू लोगों ने जब कब्जा कर लिया रवांडा पे, तब जो है 15% की बैंड बजनी शुरू हुई। और कितनी बैंड बजी कि एक टाइम ऐसा था कि 100 डेज के अंदर अंदर करीब 10 लाख लोगों को मारा गया, क्योंकि ID कार्ड बन गए थे। तो वो तो अपना डिवाइड और रूल करके 46 साल चले गए। बाद में जब 85% के हाथ में सत्ता आई, तो उन्होंने खून की नदियां बहा दी। तो जो लोग पहले बोलते थे, जो 15% बोलते थे कि इन हुतू लोगों को मत लेना, इनको रिजर्वेशन मत देना, है ना, जो अपने आप को हाईफाई मानते थे, अब वो दर की ठोकरें खाने लगे। सोचो 100 दिन के अंदर 10 लाख लोग, 11 लाख लोग मार दिए जाएं, इट्स अ बिग जेनोसाइड। तो जेनोसाइड हुआ है इस धरती पर, अगर देखा जाए उस स्टडी को हम जब देखते हैं। तो आज भी यहाँ पर जो 85% लोग इकट्ठा हो जाएं और जब सिस्टम को अपने हाथ में ले लें, तो वही सिचुएशन आ सकती है। लेकिन इस सब चीज से जो है हमें सबक क्या मिलता है कि अल्टीमेटली हम मानवता को खराब कर रहे हैं। क्योंकि 10 लाख लोग, 11 लाख लोग मारना, चाहे वो वमन हो चाहे समण हो, क्योंकि एक दूसरे को मारना, पीटना, हिंसा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब सबको साथ में रहना ही है तो हमें अपने सिद्धांतों पर रहना चाहिए। हमारा पहला सिद्धांत यही समझ के चलो कि हम समण है, केवल समण है, और समण का मतलब होता है सत्य की खोज करने वाला, समानता की खोज करने वाला। तो जो वमन को भी नीचे मान ले तो इसका मतलब समानता की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है इंसान से इंसान के बीच जो भेद है, विभेद है, उसको खत्म करना है, न कि हमें दूसरे को सजा देनी है।
क्योंकि अगर हमने ऐसा सोचा, किसी को ये सोचा कि जिस दिन हमारी ताकत आएगी उस दिन हम कुछ कर लेंगे, बदला लेंगे, तो देखो बदला लेने से कभी कुछ नहीं मतलब फ़र्क मतलब होता है, कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से। हमें हमेशा यही सोचना पड़ेगा कि समन का मतलब होता है सत्य की खोज करना। बस जो सत्य की खोज करके झूठ के रास्ते पे चला जाए तो फिर वो समन नहीं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है करनी है। तो समन संघ का काम क्या है कि सामाजिक जागरूकता इतनी पैदा करनी है कि सिस्टम तो अपने हाथ में लेना ही होगा, पहली चीज़। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में जो है, सिस्टम का काम होता है जो अल्पसंख्यक हैं, जो उनके 15% है, 10% है, उन्हीं का पोषण करना। और समन जब सिस्टम अपने हाथ में लेंगे तब जो है उनको समनों का भला करा जाएगा। तब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो कि बुद्ध का वचन था, या फिर आप देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो का भी एक ये सिंबल था, ये लाइन थी, एक्चुअली टाइटल लाइन थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसका रीजन यही था कि सर्वजन कभी हो सकता है साथ में आए ना आए, लेकिन बहुजनों के हिसाब से पैरामीटर रखना चाहिए। लेकिन वमन जो सिस्टम है उसमें बहुजनों का वाला सिस्टम नहीं है। वो ये देखता है कि बहुजनों को चूज किए अल्पजन कैसे भगवान बने रह सकते हैं। इसके लिए वो चाहे कैसी भी कोरी कहानियां सुनाए। तो कहानी कैसी सुना सकते हैं? देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई धरती जो है शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, और ये कहानी सुना दी और सारे समणों ने मान ली, 85-90% लोगों ने मान ली। दूसरी जगह गए, उसने बोल दिया कि भाई पृथ्वी जो है गौ माता के सींग पर टिकी है, और जब एक सींग से दूसरे सींग की तरफ जाती है तब भूकंप आते हैं। मान लिया सबने। किसी ने बोल दिया कि भाई कोई ऐसा भी है वानर जो कि जाके सूरज को मुंह में ढक लेता है, पूरा कवर कर लेता है, जलता नहीं है। मान लिया सबने। तो ये जो कहानियां है ना, बड़ी बड़ी पौराणिक तरीके से, जिसमें कि लोगों को डराया जा सकता है, जिसके थ्रू जो है दूसरे लोगों को समझाया जा सकता है, कुछ भी समझाया जा सकता है, और तो और उनकी एजुकेशन बंद कर दी जाए। तो एजुकेशन ही नहीं होगी उनके पास, तो वो कभी ना तो ऑर्गेनाइज हो पाएंगे ढंग से, ना एजिटेट कर पाएंगे, कभी भी ना तो संघर्ष की बात कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम नहीं समझे, हमने अक्ल को इकट्ठा नहीं किया, तब गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने सोच लिया कि ठीक है जी, मेरे अंदर सबसे ज्यादा अक्ल है, मैं ही यहाँ का चौधरी हूँ, मैं ही यहाँ का सरपंच हूँ, तो ये जो है व्यक्तिवाद की निशानी है। जब आप व्यक्तिवाद की बात करते हो तो वो एक वमरता आ जाती है। मतलब वमनों का काम क्या है? ऊंच नीच फैलाना, समड़ों में डिवाइड करके रखना। अच्छा, वो इतना ऊंच नीच फैलाता है जैसे ऊंच नीच एक गलत काम है ना, जैसे चोरी करना गलत काम है। तो लेकिन दो चोरों को भी अगर एक दूसरे के साथ हैं तो वो एक दूसरे के साथ बराबर हिस्सेदारी करनी पड़ती है, वहां भी अच्छाई रखनी पड़ती है, तभी वो एक रह पाएंगे। बुराई करने से एक नहीं रह पाएगा इंसान। अगर घर में भी मतलब चोर आपस में 5 हों और आपस में वही चोरी चकाटी एक दूसरे के घर पे, एक दूसरे के हिस्से में करने लगे, तो वहां भी नहीं चलेगा। तो उन्हें अच्छाई चाहिए, अगर उन्हें तब भी एक साथ रहना है तो अच्छाई नहीं छोड़नी है। ये एक कसम होनी चाहिए समर समुदाय के लिए कि हमें कुछ भी हो जाए कि हम अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम जो है हिंसा का साथ नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए हम सत्य की खोज करना बंद नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इकट्ठा रहने की कोशिश करेंगे, इकट्ठा रहेंगे, अपने समाज को ताकतवर बनाएंगे। और बात अपने समाज को ताकतवर की नहीं है, पूरे समाज को ताकत बनाने की बात है, पूरे मानव प्रजाति को ताकत बनाने की बात है। पर ऐसा भी नहीं है कि कभी हो नहीं सकता, कभी हुआ नहीं है, हुआ है और होगा भी। सबसे बड़ी लड़ाई ये नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि उम्मीद जो है छोड़नी नहीं है। जिस दिन हमने उम्मीद छोड़ दी कि ऐसा नहीं होगा, तो सोचो सब कुछ छूट गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि एक दिन समाज सुधरेगा, एक दिन समाज अच्छा रहेगा। क्योंकि अच्छाई और बुराई जो है एक दूसरे चलती है। आपने देखा होगा कि जब लोग लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपस में खूब लड़ रहे थे, लड़ते खून वगैरह नदियां बहते बाद में फिर वो शांति की बात करने लगे। मैं जापान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जो कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई और वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जब हारे तो उनके आज भी क्या करते हैं, छोटे बच्चों को एक दूसरे का रेस्पेक्ट सिखाया जाता है और पीस के लिए और नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा की पूरी बात की जाती है कि भाई कुछ भी हो जाए मानव का सम्मान करना है। वो कब आई? जब लड़ाई पूरी तरह से होके और खूब महायुद्ध हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अच्छाई की गोद में बुराई का जन्म होता है और बुराई की गोद में अच्छाई का जन्म होता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। पर दिक्कत यह है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम किस साइड में बैठे हैं। हम अच्छाई पनपाने वाली साइड में बैठे हैं कि बुराई पनपाने वाली साइड में बैठे हैं। अगर हम अच्छाई करते और बुरे बन गए, मान लो हम जो है सत्य की खोज किए और इकट्ठे हुए और हमने वमनों पे ही हमला कर दिया, बुरे बन गए, तो फिर से वो बुराई हो जाएगी। क्योंकि बुराई हो गई तो इसका मतलब है कि हमारे ही कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा अंग्रेज हैं, मुट्ठी भर अंग्रेज थे, मुट्ठी भर मुगल थे, मुट्ठी भर जो भी आए आक्रांता जो भी आते रहे, मुट्ठी भर आए, उन्होंने शासन किया और बाकी सारी जनता पे शासन किया। तो अगर हम जो है हमारी समर समाज के लोग अगर गलत रास्ते पे चले गए, तो वो फिर समर समाज के लिए फिर मुट्ठी भर बन जाएंगे। तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। इसीलिए कभी भी सत्य का रास्ता, कभी भी अच्छा रास्ता, कभी भी शांति का रास्ता ये नहीं छोड़ना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सच से ही और अच्छे कर्मों से और सभी के हित के सोचने से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगर हम छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगी।
तो हमारा जो समन संघ है वो ये बोलता है कि व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, राजनीति में हम नहीं जाएंगे, पहले समाज का सिस्टम ठीक करेंगे। समाज का जब सिस्टम ठीक हो जाएगा तो राजनीति अपने आप ही वैसी निकलेगी जो समाज को चाहिए। ये तो आपने क्लियर देखा होगा, कोई भी समुदाय जब इकट्ठा होता है तो वो उसके लोग नेता हो ना हो, जो भी नेता होता है वो उस समुदाय का केयर करना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर वोट है। तो हमें समाज को अंदर से बिल्ड करना है। अगर हमने समाज को बिल्ड नहीं किया और राजनीति को ऊपर ही ऊपर उठा ले गए तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे राजनीति आज तक, मतलब अगर देखो तो 70-80 साल हो गए, कुछ होने वाला नहीं है, ना हो पाएगा। समाज को खुद ही अंदर से मजबूत होना पड़ेगा और अंदर से समझना पड़ेगा कि कैसे जो है हम कुछ कर पाए। तो अवमन जो है भले अल्प बुद्धि सही, मतलब उल्टी सीधी बातें ही सिखाएंगे, उल्टी सीधी चीजें कराएंगे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी पढ़ाई नहीं छोड़ते, इकट्ठा होना नहीं छोड़ते और वो संघर्ष करना भी नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा रिजर्वेशन वाला कोई यूजीसी जो बिल आया था उसमें वो तुरंत लड़ना शुरू हो गए, एकदम से लड़ाई शुरू हो गई। उनकी संख्या भी उतनी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली दिए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, वो अपने सारे कांड करने में लग गए। तो ये एक चीज है जो उनकी नस नस में है। अब सोचो कि जो जो उल्टे सीधे मतलब काम कर रहे हैं, बसें जला रहे हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ऑलरेडी वो सही लोग नहीं है। तो ये सब चीज समझने की है कि जब वो लोग जब सही नहीं है फिर भी उनके अंदर इतनी वो है, तो हम तो सही लोग हैं, तो हम सही लोग सही चीज क्यों नहीं अपना रहे। एजुकेशन करना सही चीज है, अपनाना चाहिए, अपने बच्चों को खूब एजुकेट कराओ। समन संघ में आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका बच्चा जो एक छोटा सा काम कर सकता था, हो सकता है 25-30 काम कर पाए, अलग अलग तरह की चीजें कर पाए, क्योंकि कोई किसी ने कुछ और जानकारी दी तो उस जानकारी का फायदा हो जाएगा। भाई अकल को इकट्ठा करना है, तो जब वो जानकारी इकट्ठी हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका बच्चा एक काम कर सकता है, नहीं यहाँ पे भी रास्ता है, नहीं वो भी कर सकता है, नहीं विदेश भी जा सकता है, नहीं कहीं और भी जा सकता है। और अभी तो बहुत सारे रास्ते बने, नई कंपनी भी खोल सकता है अपनी, बहुत कुछ कर सकता है। तो वो कब आएगा वो हौसला? वो जब आएगा जब हम आपस में मिलेंगे और ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमारी समाज के लोग हैं, जो कि आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को अलग तरीके से देखा हुआ है, जो अच्छे पदों पर रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं और जो समाज की चिंता करते हैं। भाई रहने वाले तो ऐसे भी है ना पदों पर जो कि समाज की चिंता ही नहीं करते। तो हमें उन लोगों को पकड़ना है, उनके साथ आना है, उन लोगों के जैसा बनने की कोशिश करनी, ताकि हम पूरे समाज को उस डायरेक्शन में लेके जाएं। ये चीज जो है, और इसका ये पॉसिबल तभी जब पढ़ाई होगी, बिना एजुकेशन के नहीं कुछ हो सकता। तो एजुकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमारे समाज को समझ के रखना पड़ेगा। तो यही सब मैं कुछ चीजें बताया, मैंने कुछ चीजें बताई कि हमारा समन संघ क्या करता है। केवल समन को हम इकट्ठा रखते हैं, केवल समन की बात करते हैं। जो कोई वमन है अगर उसके अंदर समन वाली चीजें है तो आ जाए, लेकिन संघ में नहीं आएगा अभी, जब तक कि जो है, क्योंकि विश्वास तो नहीं कर सकते। ये तो हमारा पहला रूल है कि समन, केवल समन बोले तो केवल समन। जैसे हमारे लोग जो है समन होने के बाद भी वमनों से चिपके हुए हैं और वमनता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि हम वो हमारे से चिपक जाएं और समनता को बढ़ाने में लग जाए, तब जो है मामला पलटने वाला मामला बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पलटने हुए मामले को करने के लिए उम्मीद नहीं खोना है। उम्मीद अगर खो दोगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, और अच्छाई के साथ रखना है। अच्छाई के साथ रहोगे तभी बेटर है, क्योंकि या तो आप कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे हो, अगर आप चुप बैठे हो, उदासीन हो, तब भी आप किसी का मुक्त समर्थन हो रहा है आपकी तरफ से। अगर अन्याय है और आप चुप हो तो इसका मतलब आप अन्याय के साथ दे रहे हो। अच्छाई है और आप चुप हो तो आप बुराई के साथ दे रहे हो। तो चुप रहना भी अपने आप में, मतलब जानो न जाने अनजाने हमें एक साइड लेनी ही होती है। चुप रहने वाले को भी एक साइड मिल ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम सबको अगर ये तय करें कि हाँ जी हमें अच्छाई की साइड लेना है, समन की साइड लेना है, तो फिर हमें एकजुट होना ही पड़ेगा और समाज को, सिस्टम को ठीक करना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और इनका जो तरीका जो है पूजावाद और ये सब जो है, इससे मुक्त होना ही पड़ेगा। ये सब कुछ चीजें हैं, अगर हम अपने आप को कर पाए, अपने दरवाजे पे समन लिख पाए और बोल पाए कि मैं समन हूँ, तो ये चीजें जो है हमें धीरे धीरे करके एकजुट करती चली जाएंगी और जातिवाद खत्म होगा और बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से हम लोग जो है उन्नति के रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि जानकारी मिल जाएगी। आज के टाइम में जानकारी एआई के थ्रू भी मिल रही है, देखो बहुत सारे लोगों को, लेकिन एआई की जानकारी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरह के प्रॉम्प्ट डालते हैं उस पर असर पड़ता है कि किस तरह के टोकन्स जनरेट होते हैं उसके। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम सब मिलें, इकट्ठा हों, एक दूसरे के बारे में सोचें। पैसा लेन देन नहीं है, पैसे या चंदा ये सब लेन देन नहीं है, बात है अकल का लेन देन। अकल का जितना ज्यादा लेन देन होता है उतनी ही अकल बढ़ने लगती है उस समाज की। तो समाज की अकल तभी तो बढ़ेगी जब समाज एक साथ आएगा, बैठेगा, बात करेगा। जो बैठ और बात ही नहीं कर सकता एक साथ, तो उस समाज की क्या ही अकल बढ़ेगी। अगर हम अपनी कुएं में मेंढक बन के रहेंगे और उसी को महान बताते रहेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो है उस कुएं का अधिपति कौन है, हमें क्या करना है, क्या हमें भी अधिकार लेना है। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी है और हमें करनी है आगे। और इसी के लिए समन संघ की कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, हमारा समाज और हमारा सिस्टम सब अच्छा हो। देश में आज नहीं तो कल एक दिन सिस्टम हमारे हाथ में आए। जब सिस्टम हमारे हाथ में आएगा तब हम बताएंगे कि रिजर्वेशन जो है किसको देना है और किसको लेना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि कॉमन लोगों ने अपने गरीबों के लिए भी 10% आरक्षण ले रखा है, जबकि 10% तो वो है भी नहीं।
अभी की एक न्यूज़ थी जिसमें यूपीएससी का जो न्यूज़ आया था उसमें क्या था कि 100 में से 110 में से जो ईडब्ल्यूएस के थ्रू चुने गए थे उसमें से 67 लोग वो थे जिन्होंने 2 लाख की कोचिंग करी थी। 2 लाख की कोचिंग में पैसा लगाया था और उसमें से 2-3 तो ऐसे थे जो इंजीनियर थे, ऑलरेडी किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। वो गरीबी के नाम पर जो है रिजर्वेशन लेकर और अपना रिजर्वेशन को ना बोलते भी नहीं है, उन्हें उसकी प्रॉब्लम, उन्हें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी इनके रिजर्वेशन की चिढ़ है, बाकी उनमें उस तरह की कोई चिढ़ नहीं, वो शांत रहते चुपचाप रहते हैं, वहां से भी खींचेंगे यहाँ से भी खींचेंगे। तो ये चीजें हैं। और आप दूसरी साइड देखेंगे कि आईआईटी और आईएम के पिछले 5 साल का जो डेटा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा 13,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने ड्रॉप कर लिया। मतलब आप आईआईटी में सेलेक्ट भी हो गए, आप आईएम में सेलेक्ट भी हो गए, उसके बाद भी आप छोड़ रहे हो। यानी ऐसा माहौल और ऐसा सिस्टम मिलता है कि आप पनप नहीं पाते हो वहां पे। कारण क्या है कि आपके हाथ में सिस्टम नहीं है। जिस दिन वो सिस्टम आपके हाथ में हो जाएगा, आपके लोग ही पनपेंगे और बमन लोग ड्रॉप करना शुरू कर देंगे, और ये पक्का हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल किसी को तो सोचना है। तो वही एक चीज है जो आज और हम सब मिलकर जो सोच रहे हैं। और बस ये है कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, अगर उम्मीद छोड़ दी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आज हम कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उम्मीद जो है एक एक सिस्टम होता है, एक एक कॉन्सेप्ट होता है, एक विचारधारा होती है, जिस डायरेक्शन में चल देती है, जहां जहां लोग मिलते जाते हैं तो वो बड़ी होती जाती है। और उसको वाहक जो है पब्लिक ही होती है उसकी वाहक। जैसे एक स्टेटमेंट था बाबा साहब का, जैसे विचारों के लिए अगर प्रचार नहीं है तो वो सूख जाते हैं विचार। तो विचार अगर सूख गए, सत्य के विचार, समता के विचार, है ना, बंधुत्व के विचार, सबको सबको सबके लिए सोचने के विचार अगर वो छूट गए, तो जो दूसरे हैं लूटपाट करने वाले, उनके विचार अपने आप ही काम में लग जाते हैं। तो ये सब चीजें थी जो मैंने बताई समर संघ के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करी, उनके समर संघ के विचार भी रखने की कोशिश करी अपनी तरफ से। तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग। और अगर हम ऐसे ही जुड़े रहे तो पक्का जीतेंगे, और जीत हमारी पक्की है। जहां भी जुड़े हैं वहां जीते हैं, और जब जब आगे जुड़ेंगे तब जीतेंगे। फ्यूचर भविष्य में भी जब जुड़े, भविष्य छोड़ो भूत में भी जब पहले जुड़े थे तो समन संघ के लोग तब भी जीत रहे थे, तब सब कुछ ठीक भी था। तो ये सब चीजें हमें सोचनी है और हर हाल में जो है इस कारवां को आगे बढ़ा के रखना है और आगे बढ़ाते चले जाना है।